हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के लॉ के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट। ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन और एक्सेप्शंस। इसके अलावा पार्ट 2 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट जो है एक प्रोटेक्शन है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी क्रिएटर को उसके वर्क के लिए। अब वो वर्क किस तरीके का होगा? वो वर्क होगा लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग, जिसको हम एक तरह से कह लें कि कॉपीराइट का ये सब्जेक्ट मैटर भी है जो कि सेक्शन 13 में डिफाइन है। इसको नॉर्मल तरीके से हम समझेंगे तो भैया किसी ने कोई बुक लिखी तो उस बुक पे उसका कॉपीराइट होगा, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई तो उसकी पेंटिंग पे उसका कॉपीराइट होगा, किसी ने किसी मूवी की स्टोरी बनाई तो उस मूवी पे उसका के स्टोरी पे उसका कॉपीराइट होगा, किसी ने कोई सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं तो उस पे उसका कॉपीराइट होगा। ठीक है, तो ये सारी जो कॉपीराइट्स होते हैं ये उस बंदे को दिए जाएंगे जिसने उसको क्रिएट किया है। अब ये राइट अगर दिए भी जाएंगे तो किस तरीके के राइट होंगे उसकी अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 14 है वो बात करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के राइट है। कुछ हम शॉर्ट में इसको समझें तो जैसे राइट टू रिप्रोड्यूस, मतलब उस चीज़ों को फिर से दोबारा जो है उसको बना सकता है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है। मतलब मान लो किसी मूवी की हमने स्टोरी लिखी, अब मूवी की स्टोरी लिखी तो स्टोरी में ही उसको हम सीमित नहीं कर रखना चाहते, उसको हम एक मूवी के तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको परफॉर्म करने का राइट है। उसको ट्रांसलेट करने का राइट है। ट्रांसलेट के मतलब कि अगर हिंदी में हमने कोई स्टोरी लिखी है उसको इंग्लिश में हो जाए, फ्रेंच में हो जाए, जर्मन में हो जाए, और उसको कम्युनिकेट देयर वर्क टू पब्लिक। मतलब कि हमने कोई चीज़ बनाई तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, हम चाहेंगे कि वो पब्लिक के पास जाए, और पब्लिक के पास जाने से हमारी एक तरह से कहते हैं कि वाहवाही भी होगी, भैया इसने इतना अच्छा काम किया है, और दूसरी तरीके से उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी पहुंचता है लोगों को। ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें जो है इस तरीके का राइट जो है वो कॉपीराइट में मिलता है लोगों को, जो ओरिजिनल वर्क जो उसके ऑथर होते हैं, जो उसके क्रिएटर होते हैं। ठीक है, ये कॉपीराइट में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेबरिंग राइट की कि नेबरिंग राइट क्या होता है। इसको हम रिलेटेड राइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कॉपीराइट से ही रिलेट करके आता है, मतलब कॉपीराइट से ही जनरेट होता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि मान लो एक फिल्म है, फिल्म की स्टोरी लिखी किसी ने। ठीक है, ये फिल्म की स्टोरी लिखी इसने यहाँ पर पूरी सारी। अब इस फिल्म की स्टोरी को फिल्म में पूरा हमको बनाकर पब्लिक तक पहुंचाना है। तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्टर और म्यूजिशियन की। ठीक है, कि जो उसको पूरी फिल्म की जो स्टोरी है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला आ गया हमारा परफॉर्मर राइट। दूसरा आता है कि उस फिल्म की जब अब परफॉर्म हो रहा है उसमें तो कुछ गाने वगैरह डालेंगे हम उसमें। ठीक है, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, साउंड वगैरह रिकॉर्ड होगी, उनके डायलॉग्स वगैरह रिकॉर्ड होंगे। तो दूसरा हो जाता है हमारा रिकॉर्डिंग राइट्स। और तीसरा होता है कि अगर जब मूवी पूरी बन गई तो वो ब्रॉडकास्ट होगी, या तो थिएटर में आएगी या तो कहीं से टीवी चैनल पर आएगी। पहले ज़माने में रेडियो पे आता था, सारी चीज़ें रेडियो से ब्रॉडकास्ट होती थी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह। तो वो हो गया ब्रॉडकास्टिंग राइट। तो ये जो सारी राइट्स हैं, ठीक है, जो कॉपीराइट से रिलेट होकर निकलते हैं, मतलब कॉपीराइट को और आगे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बीच बीच में जो लोग होते हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको हम कहते हैं नेबरिंग राइट। अब हम बात करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉज क्या हैं जो कॉपीराइट और नेबरिंग राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इंटरनेशनल लॉ, जिसको आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, जो हमने वीडियो बनाया है कि क्या क्या जो है इंटरनेशनल लॉ हैं जो कि कॉपीराइट और बाकी सारे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। तो उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये हुआ था 1886 में। ये जो है कॉपीराइट के प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये हुआ था 1952 में। उसके बाद हमारा वाइपो आया। उसके बाद फाइनली जो ट्रिप्स आया जिसने 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जिसमें एक कॉपीराइट भी था। इसके बाद हम बात करें इंडियन लॉज में, तो इंडिया ने इन सारे लॉ को देखते हुए जो है एक अपना लॉ बनाया, डोमेस्टिक लॉ, जिसको नाम दिया गया कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि इंडिया की जो कॉपीराइट की सारी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करता है। अब नेबरिंग राइट की हम बात करें तो नेबरिंग राइट के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है वो है हमारा रोम कन्वेंशन 1961। और नेशनल की हम बात करें तो नेशनल में है हमारा चैप्टर 8 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि है ब्रॉडकास्टर्स एंड परफॉर्मेंस राइट्स की बात करता है। तो ये जो पूरा लॉ है हमारा, ये एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे है जो कि कॉपीराइट के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब हम बात करते हैं
कॉपीराइट जो है कितने तरीके की होती हैं, तो कॉपीराइट दो तरीके की होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक राइट और दूसरा होता है मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट में आप समझ सकते हैं कि जैसे हमको उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता हो, वेल्थ मिलता हो, उससे हमारी कुछ अर्निंग हो रही हो। जैसे हमने कोई बुक लिखी, अब बुक जब सेल होती है, या कोई हमने फिल्म की स्टोरी लिखी, अब वो कोई फिल्म जब स्टोरी हमने किसी को दी, उसने उसके ऊपर मूवी बनाई, मूवी बना के लोगों के बीच में लाया, तो उससे कुछ इनकम होती है, तो वो इनकम में से कुछ पैसा हमको मिलता है। और दूसरा आता है हमारा मोरल राइट। मोरल राइट मतलब यहाँ पे क्रिएटर राइट, कि भाई उसकी जो क्रिएटर का जो राइट मिलेगा हमको, कि भाई उसको वो स्टोरी किसने लिखी है, तो नाम हमारा लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि ये बुक के जो ऑथर हैं ये हैं, ठीक है। उससे सेल करने पे जो पैसा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसमें जो है हमारा एक ऑनरशिप जो राइट होगा, हमारा क्रिएटर का जो राइट होगा, वो भी हमें साथ साथ मिलेगा। तो दो तरह के जो है कॉपीराइट मिलते हैं। अब ऑनरशिप की जो बात है, यहाँ पे एक चीज़ और है जो सेक्शन 17 कहता है कॉपीराइट एक्ट का। वो ये कहता है कि अगर विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा कोई काम, मतलब कि मैंने 4 लोगों को अपॉइंट किया कि भाई मेरे लिए ये काम करो, ये बुक लिखो। अब उन चारों लोगों ने बुक लिखी, तो ये नहीं हो कि उन चारों के नाम पे वो बुक जो है दी जाएगी, उसमें जो है उनको ऑनरशिप उसकी दी जाएगी, उसकी जो ऑनरशिप दी जाएगी वो मुझे दी जाएगी, क्योंकि मैंने विद इन द एम्प्लॉयमेंट में वो बुक लिखवाई है। अब यहीं पर एक केस है, वीटी थॉमस वर्सेस मलयाला मनोरमा को लिमिटेड। ये एक केस था जिसमें एक कार्टून का कैरेक्टर बनाया था वीटी थॉमस ने, बोबान वर्सेस मोले। इन्होंने क्या किया था कि जो ये कैरेक्टर बनाया था कार्टून का, ये अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से पहले बनाया था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑनरशिप दी गई वो इनको दी गई, ना कि जो कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने बाद में काम स्टार्ट किया उसको दी गई। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की, अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई चीज़ बनाता है, कोई भी कॉपीराइट वर्क होता है, तो वो जो एम्प्लॉयर होगा उसको उसका राइट मिलेगा, ना कि जो एम्प्लॉय होगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, कि क्या क्या लिमिटेशन है कॉपीराइट के ऊपर। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म ऑफ कॉपीराइट के ऊपर के क्या लिमिटेशन दी गई है। तो कॉपीराइट जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की, जैसे लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, इसमें जो है लाइफ टाइम देता है, उसके बाद 50 साल का एक देता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि सेक्शन 3 कहता है। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें 50 साल है, किसी में लाइफ टाइम है, किसी में जो है एक लिमिटेड पीरियड तक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉपीराइट मतलब कि एक जो लिमिटेशन इसके ऊपर है वो ये है कि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये जो है पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, और उसके बाद कोई भी उस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है फ्रीली, और अगर कोई उसको मतलब यूज़ करता है तो वो फिर इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि कोई कोई चीज़ है जिस पे कॉपीराइट मिलता है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई इन्वेंशन किया और उसमें कॉपीराइट मांगेंगे, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिकल, ये सब सारी जो है वर्क होती हैं उन पे मिलता है। अब अगर मान लो किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया तो जाहिर सी बात है उसको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। किसी ने कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई मशीन बनाई तो उसको जो है पेटेंट वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह का राइट मिलता है, और कॉपीराइट की जो लिमिटेशन है वो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सामने, इनके तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ है और उसका क्या दायरा है, वो कहाँ तक जो है वो सीमित है, ठीक है। तो कॉपीराइट जो है इन्हीं सब तक सीमित है, इससे आगे जो अगर कोई चीज़ होती है तो वो अलग चीज़ों में उनको राइट मिलेगा, कॉपीराइट के अंदर वो कवर नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का मतलब कि हमने कुछ राइट्स तो दिया, लेकिन उसको राइट्स को अलग लोगों को भी कुछ एक पर्टिकुलर राइट दिया, अगर वो उस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि पब्लिक डोमेन वर्क, कुछ ऐसी राइट जो है वो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। मान लीजिए कि जब एक कॉपीराइट दिया गया था वो टाइम एक्सपायर हो गया, 50 साल जो है आपके मरने के बाद खत्म हो गए, तब वो पब्लिक डोमेन में चली गई, कोई भी उसका यूज़ कर सकता है। ऑर्फन वर्क मतलब कि कोई कॉपीराइट वर्क ऐसा है, ठीक है, कोई स्टोरी है लेकिन उसका ऑनर कौन है पता ही नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा मतलब स्टोरी जिसको प्रोटेक्शन दिया ही नहीं गया हो, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी घटना हुई हो मान लीजिए पब्लिक में, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो स्टोरी उस पर जो क्रिएट हुई, ठीक है, बहुत सारी मूवी में देखा जाता है, मूवी देखते हैं आप, किसी के स्टोरी के ऊपर बनती है, ठीक है, या कोई घटना के ऊपर बनती है। तो सीन ये यहाँ पे ये होता है कि वो पब्लिक डोमेन में वो स्टोरी है। अब जब उसके ऊपर वो स्टोरी बनती है तो उस पर किसी का राइट नहीं होता, ठीक है। तो उसी पे लोग उसको आराम से बना लेते हैं। तीसरा ये है कि हमारा फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन वाला, कि फेयर यूज़ में अगर हम कॉपीराइट के वर्क को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएंगे। जैसे कि रिसर्च एंड प्राइवेट स्टडी, अब हम जो थेसिस मान लिए लिखते हैं, या हम डिसर्टेशन अपनी लिखते हैं एकेडमिक्स में, या हमने कोई चीज़ आर्टिकल वगैरह लिखा और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करी, तो वो जो है कॉपीराइट में नहीं आएगा। किसी के बुक से हमने कोई बात सोच लिखी है, किसी के आर्टिकल से हमने कोई बात लिखी है, तो वहाँ पे वो जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा कॉपीराइट का।
किसी की कोई स्टोरी है, किसी कोई चीज़ है जो कि कॉपीराइट में आती है, उसका हम कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उसका कोई हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। और न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, जर्नल्स में जो रिपोर्टिंग होती है, उन सब में भी अगर हम किसी की बात को लिखते हैं जो कि कॉपीराइट मतलब प्रोटेक्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे भी जो है हमारा कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, वहाँ पे भी हमें जो है एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा और हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जो सेक्शन 52 है कॉपीराइट एक्ट 1957 का, ये बहुत जो है ऐसी चीज़ें हैं बताता है जिसमें जो है कॉपीराइट का अगर हम यूज़ करते हैं कॉपीराइट कंटेंट का, तो वहाँ पे जो है हमको कॉपीराइट वायलेशन के अंदर या उसके इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं रखा जाएगा, हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज अंडर कॉपीराइट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।